y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर ये जो ब्लू वाली वेव है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है या फिर ये ओवरलैप हो रही है? ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इन दोनों की रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट पे नेगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ जाएगा आपका, ऐसे है ना, ये इसके नीचे ही बनना चाहिए था बिल्कुल। इस पॉइंट का देखेंगे तो ये इस पॉइंट का यहाँ बढ़ जाना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में पिक्टोरियली ऐड हो जा रहा है ये। तो सुपरपोजिशन का जो कॉमन सी मीनिंग है, कॉमन सी मीनिंग ये निकला कि किसी भी मोशन में जो जितने जो पार्टिकल्स हैं जो हैं उनके जो डिस्प्लेसमेंट है, रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, मान लो 3 पार्टिकल है तो y1 y2 y3 है, और किसी पॉइंट पे अगर इनको सुपर इम्पोज करेंगे तो जो y होगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। इसको बोलेंगे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे पूरा चैप्टर इसी प्रिंसिपल पे आपका डिपेंड हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये क्या कहता है, व्हेन टू आर मोर, when two or more waves overlap in space, overlap in space, the resultant disturbance the resultant disturbance is equal to is equal to the algebraic sum of algebraic sum of the individual algebraic sum of the individual disturbances. Okay, ठीक है। if y1 y2 y3, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर वाले रूल लगेंगे यहाँ पे। चाहो तो इसको वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे हम, if y1 y2 y3 are the displacements at a particular time, if y1 y2 y3 are the displacements at a particular time, at a particular time, at a particular time and position,
at a particular time and position due to individuals waves, due to individual waves, then the resultant displacement then the resultant displacement y will be y1 plus y2 plus y3. ठीक है, एक Yes, एग्जाम्पल sir. देखते हैं इसका। हाँ, एग्जाम्पल इससे पीछे हमने बना के देखा इस तरीके से। एक एग्जाम्पल इसका और नोट करते हैं अभी। हो गया? Yes, sir. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। when two pulse when two pulses are equal amplitude on a string, approach each other जैसे डायग्राम में देखते हैं। पल्स का मीनिंग हुआ ये स्ट्रिंग है आपका, और इस पे जो एक बम्प करके दिखता है ये आपको पल्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो टू पल्स when two pulses of equal amplitude on a string approach each other, ये स्ट्रिंग है, ये पल्स है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मतलब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। लेट्स से दिस इज सिचुएशन ए। तो क्या होगा, ये जब एक दूसरे को बिल्कुल पास में आएंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये, तो देखो जितना ये अप है उतना ये डाउन है, तो एक तरीके से नल पॉइंट बना लेंगे, मतलब इस तरीके से बिहेव करेंगे, ये इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। और जैसे एक दूसरे से अलग निकलेंगे यहाँ से, ये एक दूसरे से जैसे ही अलग निकलेंगे यहाँ पे ये, तो ये आपका इस तरीके से बिहेव करेंगे। अप वाला पल्स दोबारा से अप बन जाएगा और डाउन वाला पल्स दोबारा से डाउन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये इनके पोजीशन सेम होंगे।
दिस इज सिचुएशन ए, दिस इज सिचुएशन बी एंड दिस इज सिचुएशन सी। ये जो अप्रोच कर रहे हैं, ये जब दोनों साथ में आ गए, मिल गए, और ये जब दोनों दूसरे से फिर से अलग हो गए। ठीक है, तो इस तरीके का आप सुपरपोजिशन देख सकते हैं कि जब दो अपोजिट पेयर्स मिलेंगे, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट वाले, तो उनके सुपर इम्पोजिशन से जो डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। ऑन ए स्ट्रिंग अप्रोचेस ईच अदर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिगर ए, फिगर ए, then on meeting they superimpose to produce। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, तो ये आपका बन जाएगा a, तो इसका बन जाएगा -a, y1 इक्वल टू a बन जाएगा, इसका y2 इक्वल टू -a बन जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2, ये बन जाएगा a माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, they superimpose to produce a resultant pulse of zero amplitude। फिगर बी, and then after crossing travel independently ठीक है, सुपर इम्पोजिशन के 3 एप्लीकेशन है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स। इन तीनों को पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। तो सुपर इम्पोजिशन के या सुपरपोजिशन के 3 एप्लीकेशन है, लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ important application of superposition principle। जो सबसे पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स। और तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे बीट्स। ठीक है, तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स
एंड बीट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स से। क्या करेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। लेट अस स्टार्ट इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। ये किसी भी वेव्स के लिए हो सकता है, क्योंकि वेव्स का इक्वेशन आप y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के टर्म में ही लिखेंगे, तो किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली साउंड वेव देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे? लेट एट अ गिवन पॉइंट, let at a given point two waves arrives with phase difference phi and the equation of waves is given by y1 equal to a sin omega t and y2 equal to a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस फाइव का है, ठीक है। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या मिल जाएगा अपने को? y इक्वल टू y1 प्लस y2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस a। बेहतर होगा इसको मैं a1 a2 कर लें, a1 कर लें a2 कर लें, थोड़ा सिंपल हो जाएगा अपना काम। a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि जब दो वेव्स दी हुई हो a1 साइन ओमेगा 2 और a2 साइन ओमेगा 2, तो इसको हम सॉल्व करके एक वेव के टर्म में लिख सकते हैं, एक फार्मूले के टर्म में लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। This whole equation can be written as a sin omega t plus theta, where a equal to under root, a1 square a2 square to a1 a2 cos phi, and theta equal to tan inverse a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi। ठीक है। तो अगर दो वेव्स है y1 y2 एज a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो उसका सुपर इम्पोजिशन करेंगे
तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या जो वेव मिलेगी तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 से मिलेगी, और उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, where value of capital A is given by this equation and theta is given by this equation। ठीक है, अब हमको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। सिंस intensity is proportional to amplitude square, अच्छा तो क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो अब अगर इस फार्मूले को अप्लाई करें और इसके हेल्प से कि आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो गया है, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका ए है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म मिल जाएगा अपने को, है ना। क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा ये, और ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई दिया हुआ है, a1 a2 cos फाई दिया हुआ है। अब देखो a1 स्क्वायर की जगह पे हम i1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम i2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 ये बन जाएगा अंडर रूट i1 i2, ये बन जाएगा अपना cos फाई। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि यहाँ प्रोपोर्शनल साइन था तो हम इसको लिखते तो हम देखो इसको के साथ में लिख सकते थे, यहाँ पे साइन के लगा देते तो यहाँ पे भी साइन के आ जाता, यहाँ पे भी के साइन आ जाता, और यहाँ पे भी साइन के आ जाता। इस के को दोबारा इसके साथ में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा i1 i2 इस तरीके से बन जाएगा ये। तो चूंकि हमको यही बनाना है तो कई बार हम के बिना लिखे ही काम चला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड आपको देना नहीं है इसका, तो इसलिए हम ऐसे ही काम चलाएंगे इसका। ठीक है, ठीक बेटा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस 2i1 अंडर रूट i1 i2 cos फाई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसी से आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, यस सर। अब चूंकि हमने I इक्वल टू निकाल लिया है, I1 जो वेव 1 थी उसकी इंटेंसिटी है, साउंड 1 की इंटेंसिटी है, I2 साउंड 2 की इंटेंसिटी है, 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, पर फाई इज फेज डिफरेंस, है ना, क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस। तो ये जो इंटरफेरेंस है ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंटेंसिटी आपकी डबल हो जाए, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो ध्यान रखना ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पीछे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, नहीं नहीं, ये I1 I2 होगा खाली, क्योंकि I1 इक्वल टू A1 स्क्वायर होगा, A1 स्क्वायर की जगह पे I1 लिखना पड़ेगा। सही कर लो इसको, कर लिया। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस 1
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मैं फॉर के बजाय डायरेक्ट लिखूँ इसको तो अच्छा लगेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी I will be maximum. इंटेंसिटी I will be maximum. एंड मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होने के लिए ये cos phi मैक्सिमम हो। तो I will be maximum, I will be maximum when cos phi will be maximum। और हमको पता है cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है ना। तो दिस implies cos phi equal to 1, and we know that 1 can be written as cos 0, है ना। किसके लिए हो सकता है ये, cos 0 के लिए हो सकता है ये 1, किसके लिए, cos 0 के लिए हो सकता है ये। अगर इसका जनरल सोल्यूशन लिखे हम तो phi इक्वल टू हो सकता है आपका 2n पाई, where n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब फाई आपका 0 डिग्री हो, फाई आपका 2 पाई हो, फाई आपका 4 पाई हो, या 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो फाई, तो cos पाई की वैल्यू 1 होगी और आई मैक्सिमम होगी। तो ये जो कंडीशन निकाला हमने, ये कंडीशन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। दिस कंडीशन विल बी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, this condition is for constructive interference. This is the condition for constructive interference. Means when phase difference will be multiple of 2 pi, then constructive interference will take place. Then what about path difference? This is the phase difference. Then what about path difference condition? तो हमने कल पढ़ा था फार्मूला, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, लिख सकते हैं इसको। और फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n पाई है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका n लेमडा, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या तो फेज डिफरेंस 2n पाई हो या पाथ डिफरेंस n लेमडा हो, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। ठीक बेटा, यस सर। it means intensity will be maximum,
at those points where path difference is, नेक्स्ट पेज पे ले ले, is an integral multiple of wavelength lambda and these points are called points of constructive interference, called points of constructive interference or interference maxima. Number 2, destructive interference. अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और, अगर cos phi की वैल्यू 1 पुट अप कर दें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, I विल बी, ये I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये बन जाएगी आपकी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बन जाएगी। और एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा, पीछे वाले फार्मूले से देखो, यहाँ पे 1 पुटअप करोगे तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए कितना बन जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये साइड में नोट में डाल सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना होगा तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। हो गया? यस सर। चलिए, मनस्वी क्लास में हुआ? यस सर। ओके, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो I इक्वल टू कितना था, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi, ये अंडर रूट में है पूरा, है ना। अब ये इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू cos phi की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दिस intensity I will be minimum, and for this cos phi should be equal to 0। और हमको पता है कि इक्वल टू 0 कैसे होती है, जब ये पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, है ना, ये cos पाई बाई 2 हो। तो इसका जनरल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन पाई बाई 2 है, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n-1
2n-1 π/2 बन जाएगा ये, ठीक है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, हर एक π/2 के मल्टीपल पे ये आपका जीरो वैल्यू देगा। ये जनरल सोल्यूशन बन जाएगा वेयर n इक्वल टू, ध्यान रखना वहां पे पीछे जीरो से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस में क्या हो जाएगा ये, पाथ डिफरेंस में हो जाएगा ये 2π/λ, ठीक है। पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू, तो सॉरी फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2π कर देना है, इसमें क्या करना है, λ/2π से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और लैम्डा कितना बच जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू पाथ डिफरेंस, ये 2n-1 π/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा λ/2, ठीक है। 2n-1 λ/2 वेयर n इक्वल टू कितना है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स के बीच में या तो फेज डिफरेंस 2n-1 π/2 का मल्टीपल हो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 हो, कितना हो, π/2 हो, पाई है ना, ना देखो इसको सही कर लो, काश की जो होती -1 होती है, हमने जीरो लिख दिया है, इसे करेक्ट कर लो। तो काश थीटा की जो वैल्यू होती है वो काश 0 के लिए 1 होती है और काश पाई के लिए -1 होती है और 0 बीच में होता है आपका, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लो। ये यहाँ पे 0 नहीं बल्कि पाई होगा, देखो यहाँ नीचे मैंने पाई लिखा है, लेकिन यहाँ पे आगे यहाँ पे देखो हमने वो 0 लिख दिया था, -1 लिखो यहाँ पे, सॉरी, काश पाई, ठीक है। तो इसका जनरल सोल्यूशन 2n-1 इंटू पाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब सही है, ये बन जाएगा 2n-1 λ/2 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका फेज डिफरेंस, ये बन गया आपका पाथ डिफरेंस। इट मीन्स अच्छा चलो यहाँ पे इसकी बेस पे आई की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम। तो आई कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 -2I1 इंटू I2 हो जाएगा, अगर कास पाई की वैल्यू -1 रखें तो हम, ये I इक्वल टू √I1 माइनस √I2 माइनस √I2 का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर बन जाएगा। और इसी के रिस्पेक्ट में जो एम्पलीट्यूड वाला आपका केस बनेगा वो बन जाएगा एम्पलीट्यूड A इक्वल टू A1 माइनस A2। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस के बजाय डिफरेंस का साइन लगाया जाता है, जनरली क्या लगाते हैं, माइनस के बजाय डिफरेंस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब होता है जो बड़ा होता है उसमें से माइनस कर लेना होता है अपने को। यहाँ माइनस लिखने बजाय हम डिफरेंस लिखते हैं जनरली, ठीक है। ऐसे A1 डिफरेंस A2 का स्क्वायर बन जाएगा एम्पलीट्यूड आपका। तो यहाँ देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव में √I1 प्लस I2 का स्क्वायर था, डिस्ट्रक्टिव में √I1 माइनस I2 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट होगा आपका सिस्टम में, क्या होगा, ये मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट होगा। इट मीन्स ठीक है,
ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कंस्ट्रक्टिव में देखा हमने n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तमाम वैल्यूज के लिए था। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव भी आपका 1 2 3 4 5 तमाम वैल्यू के लिए है। इसका मतलब जो वेव जब इंटरफेयर करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो उसमें बहुत सारे मैक्सिमा बहुत सारे मिनिमा बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमा बहुत सारे मिनिमा बनेंगे। उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी जरा उसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इतना नोट कर लिया? यस सर। मनस्वी हो गया आपका भी? यस सर। ओके, तो इसी में लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। लिखो ऑल मैक्सिमा आर इक्वली स्पेस्ड एंड इक्वली लाउड। चूंकि साउंड वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो लाउड हो जाएगा, अगर लाइट वेव के बारे में बात करेंगे तो इक्वली इंटेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आर इक्वली लाउड। सेम इज आल्सो ट्रू फॉर मिनिमा। अब मिनिमा तो लाउड नहीं होता है, तो मीनिंग क्या हो गया कि जितना भी मिनिमा है वो इक्वली स्पेस्ड होगा और उसकी जो लाउडनेस होगी मिनिमम होगी। ठीक है, ठीक है। इन दिस एक मैक्सिमा बनेगा, दूसरा मिनिमा बनेगा, एक मैक्सिमा बनेगा, दूसरा मिनिमा बनेगा, एक मैक्सिमा बनेगा, दूसरा मिनिमा बनेगा, यानी कि अल्टरनेट चलेगा ये। ठीक है, जैसे एंगल में देखो, फेज वाले में वो n पाई था, ये n-1 पाई था आपके पास में, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n-1 पाई था। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिलेगा। तो नोट कर लेते हैं इसको भी, इस पॉइंट को भी लिखो। आल्सो इंटरफेरेंस मैक्सिमा and minima are alternate. Maxima and minima are alternate. As for maxima, phase path difference delta x लिखा हुआ है, 0 lambda 2 lambda etc. and for minima path difference is lambda by 2 3 lambda by 2 5 lambda by 2। तो आप देख सकते हो 0 और लेमडा के बीच में क्या आएगा, लेमडा बाई 2 आएगा, है ना। लेमडा और 2 लेमडा के बीच में क्या आएगा, 3 लेमडा बाई 2 आएगा। तो एक मैक्सिमा फॉलोड बाय मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इस तरीके से जो इंटरफेरेंस होगा वो चलेगा। यानी एक तरीके से एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, एक जगह बढ़ गई एक जगह कम हो गई, एक जगह बढ़ गई एक जगह कम हो गई, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं रह जाएगा। ठीक है, नाउ let us find the ratio of I max by I min. I max by I min, I max by I min होगा अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2
का स्क्वायर का रेशियो। इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस A2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं A1 डिफरेंस A2 का स्क्वायर। ठीक है। And we know that I1 by I2 equal to सेकंड वाले में क्या लिखा है? ऑल्सो। क्या चीज बेटा? सर आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है? ऑल्सो इंटरफेस। Also true for minima। नहीं सर, उसके नेक्स्ट वाली, ये इसके बाद। also interference maxima and minima are alternate। ओके सर। H for maxima delta x is this, and for minima delta x is this. In interference, the intensity in maximum exceeds the sum of individual intensities sum of individual intensities। ये I1 प्लस I2 होगा खाली। ऊपर एग्जाम्पल देख लिया है, I max 4I0 हो जाता है, जबकि I1 I2 अगर जोड़े तो सिर्फ 2I0 बनता है। वो exceeds by an amount to under root I1 I2 while in minima under root I1 minus under root I2 square lacks I1 I2 by same amount, that is 2 under root I1 I2। Hence in interference energy is neither created nor destroyed, but is redistributed। स्टैंडिंग वेव। इसको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ये सेकंड पॉइंट था अपने डिस्कशन का। ये है सुपरपोजिशन के जो रिजल्ट है या एप्लीकेशन है उनका यूज करके। पहला इंटरफेरेंस पढ़ लिया और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स आर स्टेशनरी वेव्स। जैसा कि इनके नाम से ही कंफर्म है कि स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होंगी ये। तो आइए इनके बारे में दो तीन बातें पहले लिखते हैं। एक रूल लिखते हैं कि ये सॉलिड सरफेस से टकराएंगी तो क्या होगा, ये एयर में टकराएंगी तो क्या होगा, क्योंकि ये रूल ही हमको आगे हेल्प करेगा
इनके बारे में, इनके इक्वेशन को बनाने में और इनका सुपरपोजिशन करके इनके इक्वेशन को निकालने में। तो ये रूल एक गाइड की तरह होंगे हमारे लिए, तो इनको अच्छे से लिखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। when 2 sets of progressive wave when two sets of progressive wave trains of same type, ध्यान रखना, either longitudinal or transverse, means both longitudinal or both transverse. Having the same amplitude and same time period or frequency or wavelength. Traveling with same speed along the same straight line. But in opposite direction. सब कुछ सेम होगा, डायरेक्शन खाली अपोजिट है. Line in opposite directions superimpose then a new set of waves are formed. These are called stationary waves or standing waves. Stationary waves are standing waves. ठीक है, तो कोई भी दो लॉन्गिट्यूडनल या दो ट्रांसवर्स वेव को
उनका एम्पलीट्यूड सेम हो और उनका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, तो अगर उनका सुपर इम्पोजिशन होगा तो एक न्यू सेट ऑफ वेव बनेगी, उसको हम स्टैंडिंग वेव कहेंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उनको नोट कर लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स नोट कर लेते हैं इनको। पहला पॉइंट है इसमें, पहली कैरेक्टरिस्टिक है द डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन the disturbance confined particular region between the starting point and a reflecting point. मीनिंग ये हुआ वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से दोबारा वो रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगी ये डिपेंड करेगी सिचुएशन पे कि ये वाला सरफेस कैसा है इस पे। तो इसलिए हम इस डायग्राम को बनाएंगे नहीं अभी, ये समझने के लिए लिखा है ताकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट समझ में आ जाए। ये स्टार्ट हो रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट, ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है। इसके बीच में आपका जो वेव है ये कन्फाइंड रहेगी। क्या रहेगी? इसके बीच में वेव आपका कन्फाइंड रहेगी, ये पहला पॉइंट है। अभी इस डायग्राम को बनाना नहीं है क्योंकि ये जो हमने बनाया है ये ऐसे वापस आएगी या ऐसे ही वापस आ जाएगी, डिपेंड करेगा इसके नेचर पे, तो उसको आगे देख के लिखेंगे हम, ठीक है। सेकंड पॉइंट, there is no forward motion there is no forward motion of the disturbance from one particle to the adjoining particle and so on. Beyond
this particular region. Beyond this particular region, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट के बाहर ये नहीं जाना है आपका. The total energy associated with a stationary wave is twice the energy of each of incident and reflected wave. But there is no flow. There is no flow or transference along the stationary wave. नोट कर लो फिर आगे बढ़े. कर लिया सर. ठीक है. यस सर. Fourth point, most important point, there are certain points in the medium in a standing wave. Which are
permanently at rest. These are called nodes and then the distance between two consecutive nodes is कितना होता कोई बताएगा? Two consecutive nodes is lambda by 2. Fifth point, points of maximum amplitude is known as antinode. And the distance two consecutive antinodes is also lambda by 2. The distance between a node and adjoining antinode is lambda by 4. The medium split up into a number of segments each segment is vibrating
up and down. Each segment is vibrating up and down as a whole. नोट कर लो फिर आगे बढ़े. नेक्स्ट पॉइंट है all the particles in one segment vibrate in the same phase. Particles in two consecutive segments differ in phase to 180 degree. All the particles except those at nodes execute harmonic motion. Execute simple harmonic motion above their mean position. With the same period, with the same time period. The amplitude of vibration of particles varies from 0 at nodes to maximum. पॉइंट रिपीट हो रहा है तरीके से. मैक्सिमम एट एंटी नोड्स. Twice during each vibration
all the particles medium pass simultaneously ये रिपीटेशन पॉइंट है, हमको पता है इसके बारे में, ऑलरेडी एसएचएम पढ़ चुके हैं हम लोग। थ्रू देयर मीन पोजीशन the wavelength and time period of stationary waves are the same as for the component waves. Same as for the component waves. फटाफट लिख लो इसको, 2 पॉइंट और बच रहे हैं, इसको नोट कर दो तो कम हो जाए फटाफट। ठीक है, या ऊपर हटा देते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हो गया सर 1 मिनट। चलिए, Yes, sir. लास्ट 2 पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल while crossing varies from maximum at antinodes to 0 at nodes। जिसने भी एसएचएम पढ़ा हुआ है उसके लिए सारे पॉइंट्स एक तरीके के रिपीटिंग पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, इन स्टैंडिंग वेव्स if amplitude of component waves are
not equal resultant amplitude at nodes will not be minimum that is 0 will be minimum but not 0 will be minimum but not 0 क्योंकि अभी तक 0 होता था but not 0. Therefore some energy will pass across nodes and waves will be partially स्टैंडिंग. ठीक है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक बात 12 पॉइंट जो पढ़ा था हमने उस एजम्पशन के साथ पढ़ा था कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा. तो अगर सेम ना होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि नोड पे आपका मिनिमा होगा लेकिन 0 नहीं होगा उसका वैल्यू. ठीक है, एम्पलीट्यूड 0 नहीं होगा उसका. ठीक है, तो ये पॉइंट 13 पॉइंट कम से कम आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा.